हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी का एक विशेष प्रकार का टाइप डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो पत्थर है, बॉल है, उसको हम लोग हवा में ऐसे फेंकेंगे, लेकिन किसी बिल्डिंग से खड़े होके नहीं, अर्थ से खड़े होके नहीं। ये दोनों केस हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर किसी ऊंचाई से, बिल्डिंग से या टावर से फेंका जाए तो उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना। कितनी हाइट तक गया, कितने टाइम बाद ग्राउंड से टकराएगा, किस वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराएगा। तो अब ए से बी तक का, बी से सी तक का ऐसे मोशन को तोड़ के उसको सॉल्व कर लेते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम ऐसी जगह से किसी बॉल, किसी पत्थर या किसी पैकेट को फेंकेंगे जो जगह मोशन कर रही होगी, मूविंग होगी, और हम बोलते हैं मूविंग फ्रेम वाले सवाल। ठीक है, इसमें हमारा जो फ्रेम होता है वो मोशन पे होता है। पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है जब हमारा फ्रेम मोशन में होता है, क्या होता है जिस पर हम खड़े होकर कोई चीज फेंकते हैं और वो चीज खुद चल रही हो, तो मोशन किस टाइप का होता है। पहले हम उस मोशन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, किस टाइप से वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है, उसका पाथ क्या है। ठीक है, जब हम उसको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन ढंग से उसको समझने लगेंगे, उसके बाद उसके सवाल लगाएंगे। सवाल लगाना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आप के सामने एक सिंपल सा एग्जाम्पल रखते हैं, जो कि एक मूविंग ट्रेन का है, क्योंकि हम लोग बस या ट्रेन में यात्राएं बहुत ज़्यादा किए हैं, है ना। अभी 2 सालों से तो लगभग बंद चल रही है ट्रेन से यात्रा, अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन में, पर हमारा ये कॉमन एक्सपीरियंस है ना। हम सभी लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, रेलगाड़ी में, और छोटे से ही यहाँ से कानपुर हो गया, यहाँ से कन्नौज हो गया, ऐसे लखनऊ हो गया, यहाँ से ऐसे यात्राएं करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सपोज ये हमारी ट्रेन है, डब्बा जिस डब्बे में हम बैठे हैं, बाकी के डब्बों ठीक है आगे पीछे लगे होंगे, ये उसके पहिए हैं। ठीक है, और ये ऐसे इस डायरेक्शन में चल रही है विद एनी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v। ओके, तो यहां पे एक सीट पर आप बैठे हैं या खड़े हैं, खड़े हो जाइए, थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ आएगा, सीट वीट नहीं बनाएंगे, टाइम लगेगा। और जब भी आपने देखा होगा, ये आपका एक्सपीरियंस है, पहले हम आपके एक्सपीरियंस की बात करेंगे, फिर थोड़ी सी फिजिक्स की बात करेंगे, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस बनाने की बात करेंगे। मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हैं और हम बॉल खेल रहे हैं, बॉल के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास गेंद है और उस गेंद को बार बार ऐसे उछाल रहे हैं, और ऐसे करके टाइम पास नहीं हो रहा है तो हम ऐसे करके उछाल रहे हैं। खिड़की वाली सीट हमको मिली नहीं है, नहीं तो टाइम पास हो जाता बाहर देखने से। ओके, तो इस प्रकार से हम खेल रहे हैं। कौन सी बात है, हम सीट पे बैठे हैं और ऐसे खेल रहे हैं। थोड़ा सा आप इसको फील करिए, है ना। फील करना होता है हमें हर एक सिचुएशन को, हर एक फिनोमिना को। आप इस प्रकार से बॉल को ऊपर धक्का मारते हैं, नॉर्मली जैसे आप ग्राउंड से खड़े होकर मारते हैं, वैसे ही आप बैठे हैं। ठीक है, अभी फ्रेम रेम की बातें दिमाग में ना लाइए, ऐसे करके फेंक रहे हैं। बॉल आपके हाथ से ऐसे ऊपर उठती है, ऐसे ऊपर उठती है, और ऐसे आपके हाथ पे जाके गिर जाती है ना। जब वो ऊपर जा रही होती है तो उसकी स्पीड कम हो रही होती है, और एक समय पे आपको ऐसा लगता है कि वो रुक गई है, और फिर ऐसे नीचे आती है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी आपको 0 प्रतीत होगी, और फिर वो ऐसे हाथ पे आ जाएगी। और यही हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। इस टाइप से नॉर्मली धक्का मारते हैं, ऊपर जाती है और नीचे आ जाती है। ठीक है, आप जहां बैठे हैं, जहां आप खेल रहे हैं, आपका फ्रेम मूविंग है, यानी आप जो फील कर रहे हैं, आपने जो देखा, वो आप मूविंग फ्रेम से देख रहे हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त बाहर जमीन पे खड़ा है। ठीक है, ये आपका दोस्त है जो कि जमीन पे खड़ा है और आपके इसी खेल को वो देख रहा है। अब आप थोड़ा सा विचार कीजिए, आपने अपने हाथों से ऐसे बॉल ऊपर फेंकी,
और बॉल ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और लौट के वो सीधे आपके हाथ में आ गई, जो कि इस प्रकार से है। सिंपल। सोचिए जरा, आप जिस गाड़ी पे बैठे हैं वो गाड़ी आगे चल रही है। सोचिए जरा, अभी इसको हटा दीजिए, ठीक है, अभी इसको हटा दिया, अभी सोचने का काम, अभी सोचने का काम। आप जिस गाड़ी पे बैठे हैं वो गाड़ी चल रही है, आगे चल रही है, यानी गाड़ी का जो लोहे वाला पार्ट है वो आगे चल रहा है। इसी का मतलब है कि गाड़ी चल रही है। गाड़ी में जो यात्री बैठे हैं वो भी चल रहे हैं। मान लीजिए आप फर्रुखाबाद से बैठे हैं तो आप चल रहे हैं, ठीक है, आप भी आगे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं आपको आगे जाता हुआ, क्योंकि हम जमीन पे खड़े हैं और देख रहे हैं आप ट्रेन पे बैठे हैं और आप आगे जा रहे हैं और आप आगे जाते भी हैं, है ना। थोड़ी देर बाद आप कन्नौज पहुंच जाएंगे। थोड़ा विचार कीजिए, आपने जो बॉल ऐसे फेंकी है, आपको लग रहा है कि वो बाई डायरेक्शन में गई और फिर ऐसे बाई डायरेक्शन से ही ऐसे नीचे लौट आई। उसका मोशन आपको स्ट्रेट लाइन लग रहा है। सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन उसका मोशन लग रहा है। लेकिन स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है? जिस समय आप ट्रेन पे बैठे हैं आप चल रहे हैं, है ना। देखिए आप ट्रेन के साथ साथ ऐसे आगे जा रहे हैं, ऐसे आप आगे जा रहे थे। आपको वो नहीं लग रहा था कि आप चल रहे हैं, लेकिन बाहर से देखने पर तो ये लग रहा है ना कि आप चल रहे हैं गाड़ी के साथ, गाड़ी पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आपके हाथ पैर, आपका पूरा शरीर गाड़ी के साथ आगे बढ़ रहा होगा। यानी आपके हाथ में जो बॉल है वो बॉल भी अगर आप ना उछालें, आपके हाथ में ही रहे, तो वो धीरे धीरे, आप फर्रुखाबाद में आप बॉल पकड़े थे और धीरे धीरे वो कन्नौज तक चली जाएगी आपके हाथ में ही। यानी बॉल भी आपके शरीर के साथ आगे जा रही है जब हम यहां से देख रहे हैं जमीन से। आपके हाथ चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखने पर अगर ट्रेन की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है तो आप ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन आप 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहे हैं। आपके हाथ भी आगे जा रहे हैं और आपके हाथ में जो बॉल है वो बॉल भी आगे जा रही है। जब आप बॉल को फेंकते हैं तब बॉल आपके हाथों से छूट जाती है और आपका उस बॉल पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, नेचर का कंट्रोल रहता है। आपका उस बॉल पे कोई कंट्रोल नहीं रहता फिर, क्योंकि बॉल आपके शरीर से छूट चुकी है, आपके हाथ से छूट चुकी है। जरा विचार कीजिए, अगर बॉल स्ट्रेट लाइन सीधा ऊपर जाए और सीधा नीचे आए, जैसा कि आपको लग रहा है, आप बैठे हैं, आप खेल रहे हैं, आपको सीधा ऊपर जाता हुआ बाई डायरेक्शन में लग रहा है। अगर बॉल सीधा ऊपर जाए और सीधा नीचे आए तो ये बॉल आपके पीछे जाके गिरेगी, क्योंकि आप बॉल को जब आप बॉल को छोड़ देते हैं आपका शरीर तो आगे जा रहा होता है, और अगर बॉल सीधा बाई डायरेक्शन में जाके ऐसे नीचे आएगी तो बॉल पीछे जाके गिरेगी, क्योंकि आपकी बॉडी आगे जा चुकी है, पूरी ट्रेन आगे जा चुकी है। तो बॉल ऐसे जाके यहां कहीं गिरेगी और आप आगे चले जाएंगे, ठीक है। या मैं ये बोलूं कि बॉल तो उसी जगह पे गिरेगी, ऐसे आप आगे चले जाएंगे, ये पूरी ट्रेन थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी। लेकिन ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। बॉल कभी भी हमारे पीछे नहीं गिरती, हमेशा हाथ में, हमेशा हाथ में, हमेशा हाथ में। इसका मतलब बॉल स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रही, क्योंकि अगर हमारे छोड़ने पर बॉल सीधा ऊपर जाती, हम तो आगे चले गए तो बॉल पीछे चली जाएगी, है ना। यानी जो हमको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन बॉल जा रही है, उसमें कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है, और वो हमें समझना है। यकीनन ट्रेन से देखने पर बॉल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको दिख रहा है और जो दिखता है उसी पर हम भरोसा करते हैं। लेकिन असलियत क्या है, आप बहुत आराम से इसको समझ पाएंगे। ये आपके हाथ हैं, मान लें, केवल आपके हाथों को ही हम बनाएं, ये आपके हाथ हैं, बॉल आपके हाथ से ऐसे ऊपर उठती है और जब तक बॉल हवा में रहती है तब तक आपका हाथ थोड़ा आगे चला जाता है, ठीक है। मान लें आपका हाथ यहां पहुंच गया और बॉल आपके हाथ में ही गिरी है। अगर बॉल आपके हाथ में ही गिरी है तो बॉल का मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। बॉल का मोशन कैसा होगा? इस प्रकार से कर्व मोशन होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और ये कर्व बड़े आसानी से दिख जाएगा अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो। अगर आप ट्रेन से ही देखेंगे
तो आपको तो स्ट्रेट लाइन लगेगा, लेकिन मान लीजिए ये खुली ट्रेन है या ट्रक है, आपका ये हाथ है, ऐसे आप बॉल को फेंक रहे हैं और यहाँ से कोई आपका दोस्त आपको देख रहा है और वो देखता है कि बॉल आपके हाथ से छूटती है, आपके हाथ पे ही गिरती है, लेकिन ट्रक तो आगे चला गया, आपका हाथ यहाँ कहीं पहुंच गया होगा। तो इस दोस्त को लगेगा कि आपकी बॉल ऐसे गई है वास्तव में। और ये आप देख सकते हैं, मेरे पास तो ये वायर्स हैं तो मैं इनसे फंस सकता हूँ, नहीं तो देखिए जरा, अगर मैं मूविंग हूँ, अगर मैं मोशन कर रहा हूँ, अभी देखिए मैं रुका हुआ हूँ तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर मैं चलता हुआ फेंकूँ और ये मेरे हाथ पे ही गिरे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैं थोड़ा पीछे से चलूँ ऐसे करके, है ना, हाथ पे ही गिर रही है बॉल। और आप जब देखेंगे आपका फ्रेम जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। हमको ये हमेशा लग रहा है कि ये हमेशा मेरे हाथ के ऊपर, कैच छोड़ दिया मैंने, हमको ये हमेशा लग रहा है कि हमेशा मेरे हाथ के ऊपर है ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, लेकिन असल में नहीं है। आप देख रहे हैं कैमरे के थ्रू तो आपको ये कर्व दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? हमने तो धक्का ऊपर की डायरेक्शन में लगाया था तो इसको स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, लेकिन जमीन से कोई देख रहा है तो उसको स्ट्रेट लाइन नहीं लग रहा है, उसको ऐसा कर्व लग रहा है। और कर्व है जमीन से देखने पर, क्योंकि नहीं तो आपका हाथ आगे निकल जाएगा और बॉल पीछे चली जाएगी। अगर जमीन से देखने पर भी स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ तो आपका हाथ आगे निकल जाएगा और बॉल पीछे गिर जाएगी। लेकिन अगर बॉल अगर आपके हाथ में हमेशा गिर रही है, इसका मतलब जमीन से देखने पर कर्व होगा, ठीक है। और असल में मोशन कर्व ही बनता है वो, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो गया? हम तो धक्का केवल ऊपर मार रहे हैं, केवल इस प्रकार से। तो सामने की तरफ बॉल कैसे चल रही है? बॉल को केवल ऊपर ही जाना चाहिए, है ना। बॉल का मोशन इस टाइप का कैसे हो रहा है? और अगर हम दिमाग लगाएं, थोड़ा विचार करें, तो ये सही हो रहा है, तभी जाके वो हमारे हाथ पे गिरेगी, क्योंकि हमारा हाथ आगे बढ़ रहा है ना, इस ट्रक के साथ, ट्रेन के साथ। क्योंकि हम रुके नहीं हैं, ट्रेन पे बैठे हैं, तो हम तो आगे बढ़ते जाएंगे तो बॉल हाथ पे गिरी है तो उसको ऐसा कर्व बनाना पड़ेगा। तो ये एक हमारा कॉमन सा एक्सपीरियंस है। जब हम ट्रेन पे बैठ के इस प्रकार से बॉल खेलते हैं तो आप दो लोगों को खड़ा कीजिए, या एक तो खुद हो जाइए, खुद बॉल को जज कीजिए, और एक ग्राउंड फ्रेम पे किसी को खड़ा कर दीजिए, उससे कहिए कि मेरी बॉल को जज करिए और जरा देखिए, बताइए हमें कि बॉल का पाथ कैसा है। तो आपको वो बताएगा कि आपकी बॉल का पाथ ऐसा कुछ है, कर्व है, लेकिन आपको वो स्ट्रेट लाइन लगेगा। आपको वो कैसा लगेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप मूविंग फ्रेम पे हैं, आप सही जो जनरल हमारा फ्रेम होता है रेस्ट पे, ऐसे फ्रेम पे नहीं है। और पहली बार आप मूविंग फ्रेम से किसी को जज कर रहे हैं, इसलिए जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो थोड़े से चौंकाने वाले आ रहे हैं। या आपको तो सीधा लग रहा है, लेकिन असल में वो सीधा नहीं हो सकता। अगर सीधा हुआ तो पीछे गिर जाएगा। कैसा होता है? ऐसा। सवाल ये है, ये तो समझ में आ ही जाता है कि ग्राउंड फ्रेम से इस प्रकार से बॉल आगे की तरफ जाएगी, तभी जाके हमारे हाथ पे वो गिरेगी। सवाल ये है कि इस बॉल का मोशन ऐसे हुआ कैसे, है ना। किसी बच्चे ने ट्रेन पर बैठ के बॉल को ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बॉल सीधा ऊपर जाना चाहिए। उसे क्या मतलब कि हाथ चल रहा है, हाथ आगे चला गया, उसे क्या मतलब बॉल नीचे पीछे गिर जाए? पीछे गिर जाए बॉल, लेकिन बॉल कभी पीछे नहीं गिरती, बॉल हमेशा हाथ पे ही गिरती है। तो अगर वेलोसिटी उस बच्चे ने बाई डायरेक्शन में दी है तो उसको बाई डायरेक्शन में जाके ऐसे लौटना चाहिए था। फिर वो ऐसे कैसे चलेगी? उसकी वेलोसिटी ऐसी कैसे हो गई? ऐसी वेलोसिटी होगी तभी जाके वो ऐसा मोशन करेगा, है ना। और यहां पे खेल है फ्रेम का। देखिए बच्चों, अगर आप किसी फ्रेम पर हैं, मूविंग फ्रेम पर हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि फ्रेम की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को मिल जाती है, चाहे कुछ भी हो। ये नेचर है, ये नेचर का रूल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन पे बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन पे खड़े हैं, कुछ भी हो, ठीक, और ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो क्या आपको वो स्पीड नहीं मिली? जमीन से जज करिए, है ना। ग्राउंड से खड़े होकर देखेंगे तो आपकी स्पीड भी 10 होगी। क्यों? आप तो खड़े हैं।
फिर आपकी स्पीड कैसे हो सकती है? हम खड़े हैं, हमारी स्पीड नहीं है, तो ये खड़े हैं, इसकी स्पीड कैसे हो सकती है? क्योंकि वो एक मूविंग फ्रेम पे है। कॉमन सेंस की बात है। तो फ्रेम की वेलोसिटी इनको भी मिल ही गई, और यहां से देखने पर लग रहा है कि हाँ ये भी 10 से चल रहे हैं। आगे की तरफ थोड़ी देर बाद कन्नौज आ जाएगा। ठीक है, फ्रेम की वेलोसिटी बच्चों ऑब्जेक्ट को मिल जाती है। तो जिस समय इस बच्चे ने गाड़ी में बैठ के बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, मान लीजिए इस बच्चे ने ऊपर की तरफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दी, जिस समय बॉल ने उस हाथ को छोड़ा, छोड़ने से जस्ट पहले बॉल कहां थी? हाथ में थी, और हाथ 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा था, तो हो ना हो वो चाहे या ना चाहे बॉल को सामने की तरफ भी स्पीड मिल जाएगी, ट्रेन वाली स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ड्यू टू फ्रेम के कारण मिली है, और यही कारण है बॉल नेट स्पीड पे जाएगा। नेट स्पीड उसकी यहां निकलेगी ऐसे। अगले चैप्टर में हम देखेंगे, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो नेट क्या होगा? ऐसा होगा, और इसीलिए बॉल ऐसे जाती है। ठीक है, कुछ सोचिए कि अगर हम चल रहे हैं इस मार्कर को लेके, ठीक है, और चलते चलते हमने मार्कर को ऊपर की तरफ पुश किया, तो ऊपर हमने वेलोसिटी दी, और चल रहे थे तो हाथ को ऐसे, इस मार्कर को इधर भी धक्का लग रहा था, इस बॉल को इधर भी धक्का लग रहा है। वो ना चाहते हुए धक्का लग रहा है, हम तो उसको पकड़े थे, लेकिन बॉल 10 मीटर पर सेकेंड के हमारे साथ साथ चल रही है। जैसे हम 10 मीटर पर सेकेंड से हमको स्पीड मिली फ्रेम की, वैसे ही इस बॉल को भी मिली है। वो हमारे हाथ के कारण, हमारा हाथ उसको ना चाहते हुए भी धक्का मार रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में तो स्पीड मिलेगी ही मिलेगी, और आपने इस डायरेक्शन में भी स्पीड दे दी, तो उसके पास दो स्पीड हो गई, एक इधर और एक इधर, जिस कारण से नेट स्पीड ऐसे बनेगी और वो इस पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। देखिए जरा, फ्रेम की स्पीड मिल ही जाती है, चाहे हम चाहें या हम ना चाहें। ये नेचर है, नेचर किसी के चाहने से काम नहीं करता। अगर ऐसा हुआ तो सभी अपने अपने हिसाब से नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे। ठीक है, ये परम शक्ति है। आइए देखिए, अच्छा आपने एक चीज सोची होगी, थोड़ा सा आप इस बात को सोचिए। जैसे आपको खिड़की वाली सीट मिल गई, ये खिड़की, और यहाँ आप बैठे हैं और ट्रेन चल रही है, पहले रुकी है रेस्ट, और आपने मान लीजिए कोई पत्थर यहाँ से बैठ के और छोड़ा। ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ट्रेन चल रही है, ये ग्राउंड है। तो ट्रेन रुकी है, हाँ, आप बैठे हैं, हाँ सही है, रुकी हुई ट्रेन में बैठे हैं फालतू का टाइम में और आपने पत्थर को ऐसे छोड़ा, तो पत्थर कैसे जाएगा? टक 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 पड़ाक गिर जाएगा जमीन पे, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। लेकिन अगर आपकी ट्रेन चल रही हो, मूविंग हो, मोशन में हो, इस डायरेक्शन में, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आप भी 10 मीटर पर सेकेंड से नहीं चल रहे? बिल्कुल, हम ग्राउंड से देख रहे हैं, आप भी चल रहे हैं। ट्रेन के साथ साथ आपको भी मोशन मिला है, क्योंकि फ्रेम की वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। तो आपके हाथ में जो पत्थर है वो भी चल रहा होगा, थोड़ी देर बाद वो भी कन्नौज चला जाएगा आपके साथ साथ, पत्थर को भी स्पीड मिली है। तो जिस इंस्टेंट पे आप पत्थर छोड़ेंगे ना, उस इंस्टेंट पे एक तो ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी के कारण पत्थर नीचे आएगा, और वो आगे की तरफ आपके ना चाहते हुए भी उसको आगे की तरफ आपने वेलोसिटी दे दी है, क्योंकि वो आपके हाथ से कनेक्टेड था पत्थर, और आपका हाथ 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है फ्रेम के कारण, तो उस पत्थर को भी वेलोसिटी मिल गई। फ्रेम की वेलोसिटी हमेशा ऑब्जेक्ट को मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि वो आपके शरीर से कनेक्टेड रहता है, इसलिए। तो पत्थर जो है वो ऐसा जाएगा, ऐसा एक कर्व बनाएगा, और ये आप किसी को जमीन पे खड़े होके जज करवा सकते हैं। ठीक है, आपकी ट्रेन यहां है और आप एक पत्थर छोड़िए, तो आपका पत्थर थोड़ा आगे गिरेगा, तब तक आपकी ट्रेन आगे चली जाएगी क्योंकि वो फ्रेम की वेलोसिटी भी उसको मिलेगी, और वो ऐसा कर्व बनाएगा, ना कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाया? हमने तो उसे छोड़ा था जैसे नॉर्मली छोड़ते हैं, तो ऐसे सीधा नीचे चला जाना चाहिए था ना, उसको फ्रेम की वेलोसिटी भी मिली, इस कारण से वो ऐसा कर्व
पाथ बनाया। ठीक है, बिल्कुल ग्राउंड से खड़े होकर ये कर्व हमको महसूस होगा। और अगर हम ट्रेन पे बैठ के जज करेंगे तो हमको क्या लगेगा, हमको वो कर्व महसूस नहीं होगा, क्योंकि हम गलत फ्रेम पे बैठे हैं। मुझे गलत नहीं बोलना चाहिए, हम मूविंग फ्रेम पे बैठे हैं। देखिए जरा, ये खिड़की है ट्रेन की, और पत्थर जो है उसको ऐसे वेलोसिटी मिली है फ्रेम के कारण। हमने नहीं ऐसे फेंका, हमने केवल ड्रॉप किया था और पत्थर ऐसे गया। ठीक है, थोड़ी देर पत्थर कहाँ होगा, यहाँ होगा। थोड़ी और देर बाद कहाँ होगा, यहाँ होगा। आप भी तो चल रहे हैं ट्रेन के साथ साथ। आप थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ। और थोड़ी और देर बाद कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ। तो आप जब उसको जज करेंगे तो आपको पत्थर हमेशा आपके नीचे ही लगेगा, आपको उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन ही महसूस होगी। ये केवल फील करने वाली बातें होती हैं, इनको एक्सपीरियंस किया जाता है, उस समय बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो पत्थर आपके तो हमेशा नीचे रहेगा। देखिए पत्थर नीचे आगे बढ़ रहा है, आप भी तो आगे बढ़ रहे, तो आपके हमेशा नीचे रहेगा पत्थर। देखिए यहाँ है आप, तो पत्थर आपका यहाँ है। ठीक है, लेकिन ग्राउंड से देखने पर वो पत्थर कर्व बना रहा है और आपके देखने से पत्थर स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो दो प्रकार के पाथ आपको इस मोशन में भी महसूस हुए। असल में हम जहां से किसी चीज को जज करते हैं वो हमेशा हमको बोलना चाहिए कि ट्रेन से देखने पर हमने पत्थर छोड़ा, स्ट्रेट लाइन बाई डायरेक्शन में नीचे जा रहा है। लेकिन वही चीज अगर हम ग्राउंड से देखते हैं तो हमको ऐसा कर्व महसूस होता है। तो हम बोलेंगे कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ ऐसा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड से देखने पर। ठीक है, क्योंकि फ्रेम की वेलोसिटी उसे मिल जाती है, इसलिए वो इस डायरेक्शन में भी चलता है, सीधा सीधा नीचे नहीं आता। ठीक है, चलिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट है और वेलोसिटी को मिल जाने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम अगले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मुख्यतः उसी चैप्टर का हिस्सा है। फिर इसमें क्यों बताया, क्योंकि थोड़े एक दो सवाल हैं, थोड़ा सा मज़ा ले ले सवालों के साथ भी। आइए देखिए, और कोई एग्जाम्पल दें क्या हम। इसका बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है ना, और ये हेलीकॉप्टर सक 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 ऐसे उड़ रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और मान लीजिए इस हेलीकॉप्टर को यहां पर किसी आतंकवादी का कैंप है और यहां पे उसे बॉम्ब गिराना है। लड़ाकू विमान बनाइए, हेलीकॉप्टर बॉम्ब नहीं गिराते लड़ाकू विमान। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पायलट को पता है ये बात कि अगर जब उसका विमान, जब उसका जेट इस कैंप के ऊपर आएगा, इस तंबू के ऊपर आएगा, तब अगर उसने अपनी जो बॉम्ब है उसको छोड़ा तो कभी भी वो तंबू को नहीं टकरा पाएगा। बॉम्ब कहां गिरेगा, अगर उसने यहां छोड़ा तो बॉम्ब यहां जाके आगे गिरेगा। क्यों? क्योंकि बॉम्ब जो छूट रहा है वो एक मूविंग फ्रेम से छूट रहा है, तो बॉम्ब सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा। आपको भी ये पता है, बॉम्ब आगे जाके गिरेगा क्योंकि उसको इस फ्रेम की भी वेलोसिटी मिल जाएगी अपने आप, पायलट चाहे या ना चाहे। हाँ, एक काम कर सकता है, यहां पे जाके अपने एरोप्लेन को रोक दे और तब छोड़े, ऐसा नहीं करता है कोई। ठीक है, एरोप्लेन इतना आसान नहीं होता तुरंत रोकना और चलना लड़ाई वाले क्षेत्र में। चलिए, एरोप्लेन आप हवा में नहीं रोक सकते, हेलीकॉप्टर को रोक सकते हो, वो बैलेंस बना लेता है क्योंकि पंखा उसका चलता रहता है। तो पायलट क्या करेगा, यहां छोड़ेगा तो यहां गिरेगा जाके, क्योंकि फ्रेम की वेलोसिटी मिल गई। हमने नहीं दी थी, हमने उसे जस्ट ड्रॉप किया था, कोई वेलोसिटी नहीं दी थी, u बराबर 0 पे छोड़ा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको ये वाली वेलोसिटी मिल गई क्योंकि फ्रेम चल रहा था, इसलिए वो आगे जाके गिरेगा। ये भी एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। इसीलिए पायलट यहां से छोड़ेगा कैलकुलेशन करके और बॉम्ब यहां पे जाके ऐसे लगेगा। ठीक है, तो ये पायलट की भी बड़ा काम की चीज होती है, क्योंकि जो फ्रेम है उस फ्रेम की वेलोसिटी हमेशा ऐड हो जाती है ऑब्जेक्ट के पास। तो निष्कर्ष क्या है, ये जो 20-25 मिनट हमने टॉपिक को डिस्कस किया उसका मतलब क्या है। हमने 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस किए, ट्रेन का किया है ना, और फिर उस खिड़की वाला एग्जाम्पल पत्थर का किया, अभी ये
हवाई जहाज का किया। इसका उद्देश्य क्या है? केवल आपको ये बताना कि जब हम किसी मूविंग फ्रेम पे होते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पास फ्रेम की वेलोसिटी भी मिल जाती है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बिल्कुल। और उसका मोशन उसी प्रकार होता है। ग्राउंड फ्रेम से देखने पर आपको वो अच्छे से महसूस हो जाएगा कि हाँ वास्तव में फ्रेम की वेलोसिटी मिली है, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप मूविंग फ्रेम से उसे जज करेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए, हमको तो सीधा ही सीधा लग रहा है, हम ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे आ जा रहा है लेकिन असल में तो वो ऐसे जा रहा है। ओके, सवाल लगाते हैं। पहला सवाल, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि रियलिटी क्या है किसी मोशन की, ठीक है, उसको समझना होता है। जब आपने इन रियल वो कैसा है उसको समझ लिया, फिर आपको सवाल बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। असल में दिक्कत यही हो जाती है बच्चों के साथ, कभी कभार वो क्या करते हैं कि सवाल पढ़ लिया, गिवन जानकारी लिख दी, यू ये है, ए ये है और टी ये है, और उसको सवाल बनाने लगे बिना डायग्राम बनाए, बिना इमेजिन किए कि क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा होगा, कैसे वो है ना, वो सारी चीज़ें। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर जाता है लेकिन मज़ा बहुत आता है, और मज़े के साथ पढ़ना ही असली पढ़ना है। ए बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। ए बैलून पैराशूट टाइप का है, ठीक है, मैं बना दूं। ये बैलून है, इज असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है, किस वेलोसिटी से? 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी है ना, ठीक है। और क्या हो रहा है? एट ए हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड, और जब वो बैलून ग्राउंड से 39.2 मीटर हो गया था, चूंकि ऊपर जा रहा है तो कभी ना कभी इस 39.2 मीटर पे भी वो आ जाएगा। जब वो बैलून की हाइट इतनी हाइट हो गई, क्या किया जाता है? ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून। ए फूड पैकेट, यहाँ पे कोई इंसान होगा, वो एक फूड का पैकेट ऐसे करके ड्रॉप कर रहा है, छोड़ रहा है, तो फूड पैकेट ऐसे नीचे गिरेगा। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीचेस द ग्राउंड। जो फूड पैकेट छोड़ा है वो कितने टाइम बाद नीचे गिरेगा और वो किस वेलोसिटी से थपाक से नीचे टकराएगा, है ना। ऐसा होता है जहाँ कहीं बाढ़ वगैरह आ जाती है तो ऐसा करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर से पहुँचाया जाता है खाना, आपको याद होगा, टेलीविज़न पे दिखाया जाता है कि वो फेंकते हैं पैकेट्स को, क्योंकि बाढ़ में तो सब कुछ चला जाता है ना, घर के अंदर जा नहीं सकते आप, सब कुछ हर जगह पानी है, किसी टीले पर सब लोग रुके होते हैं, वहीं पे फेंका जाता है, जब सब लोग खा लो, थोड़ा काम चला लो अभी थोड़े दिनों है ना, बिल्कुल। तो ये वही हो रहा है। पैराशूट, ये जो बैलून है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये व्यक्ति उस बैलून पर बैठा है। तो क्या व्यक्ति मूविंग फ्रेम पर है? जी हाँ, बिल्कुल मूविंग फ्रेम पर है। बहुत बढ़िया। क्या ये व्यक्ति भी ऊपर जा रहा? बिल्कुल जा रहा होगा, व्यक्ति को नीचे छोड़ के थोड़ी बैलून ऊपर चला जाएगा बैलून के साथ जा रहा है ऊपर। बहुत बढ़िया। जिस समय बैलून 39.2 मीटर पर था उस समय एक फूड पैकेट छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया, ड्रॉप किया गया, ड्रॉप किया गया, और वो फूड पैकेट ऐसे नीचे गिरेगा किस वेलोसिटी से और कितने टाइम में गिरेगा। सवाल समझ में आया? बिल्कुल। अब आप इस सवाल को ग्राउंड से जज कीजिए। हमेशा अगर आपको चीज समझनी है तो अभी कम से कम हर चीज को ग्राउंड फ्रेम से जज कीजिए, क्योंकि मूविंग फ्रेम से आपको सही चीज का अनुमान नहीं लगता है। जब आप ग्राउंड फ्रेम से जज करेंगे, मान लीजिए आप बहुत छोटे से हैं, आप इसको जज कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, एक फूड का पैकेट और एक इंसान और बैलून तीनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, है ना, पार्ले जी का पैकेट मान लीजिए। तो ये इंसान ऊपर जा रहा है, उसका हाथ में पैकेट होगा, वो भी ऊपर जा रहा है, वो भी ऊपर जा रहा है हाथ के साथ, इंसान के साथ, है ना, इतनी वेलोसिटी से। तो जिस इंस्टेंट पे उस इंसान ने उस पैकेट को छोड़ा, तो उस पैकेट की जो वेलोसिटी होगी असल में 0 नहीं होगी, फ्रेम की वेलोसिटी उसे मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड अपवार्ड। हमेशा ध्यान रखिए, फ्रेम की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को मिल ही जाती है। उस इंसान ने नहीं चाहा था, उसने तो जस्ट ऐसे ड्रॉप किया था, लेकिन ड्रॉप करते समय हाथ उसका ऊपर जा रहा था ऐसे तो ना चाहते हुए भी उसको ऊपर की तरफ 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिली है। तो असल में रियलिटी इनको पता चलेगी कि रियल पाथ क्या है।
तो रियल पाथ क्या होगा, इसको आप बिटाल दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ इसकी हाइट जो है पैकेट की वो 39.2 है। रियल पाथ जो होगा वो ये होगा, क्योंकि पैकेट की असल में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रेम की वेलोसिटी के कारण उसे वेलोसिटी मिली है, तो उसका जो मोशन होगा वो ऐसा होगा, थोड़ी देर ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे आएगा। अगर जिस बच्चे ने ये नहीं समझा, जिसने डायरेक्ट इसको सीधा नीचे गिरा दिया, सवाल गलत हो जाएगा। ग्राउंड फ्रेम से उसको समझिए, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। आप मूविंग फ्रेम से समझेंगे तो आपको थोड़ा वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा, अगले चैप्टर में हम वैसे भी बना लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी आपको इस सिचुएशन को ग्राउंड फ्रेम से देखना है। देखिए हाथ से अभी 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 हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है, और हम इसके साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, तो जिस समय छोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा तनिक सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, क्योंकि इसको अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली। देखिए तो हम तो इसे छोड़ते हैं, लेकिन चूंकि हम खुद ऊपर जा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ठीक है, लाइक दैट। ओके, तो टाइम बताना है, इस टाइप का मोशन यहां ए लिख दीजिए, यहां बी लिख दीजिए, ठीक है। और ए से बी तक का आपको डायरेक्ट पढ़ना है, तो आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होती हैं। क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं कि इनिशियली मोशन कैसा है, अपवर्ड, तो एक्सीलरेशन लिया जाएगा माइनस का जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली मोशन अपवर्ड है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा इतना डिस्कस किया। अब हम सवाल लगाएंगे रफ्तार में। चलिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ए से बी यहां पे गिरा है तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ है 39.2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है तो एस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस एच, हाइट के माइनस के बराबर, माइनस का 39.2 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि जो पार्ले जी का पैकेट है वो नीचे जा रहा है और हाइट ऊपर की तरफ नापी गई है, तो अपोजिट होने के कारण से। ओके, क्या बताना है कि कितना टाइम लेगा, टाइम लेगा, इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपवर्ड फ्रेम की वेलोसिटी उसको मिली है ठीक है, मैं एक बार फिर से करके दिखा दूं ऐसे, ठीक है। आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं, खुद भी करके देख सकते हैं। जिस समय आप छोड़ेंगे उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि आपका हाथ चल रहा था, हाथ मूविंग था। आइए देखिए, तो फ्रेम की वेलोसिटी मिल जाती। करें क्या, सेकेंड एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस का 39.2 डिस्प्लेसमेंट माइनस हाइट के बराबर हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 9.8 टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन माइनस का 9.8 टी स्क्वायर। क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसा करो, माइनस का 39.2 इज इक्वल टू 9.8 टी, और ये माइनस का कट गया 4.9 टी स्क्वायर, 4.9 से भाग लगा दो ऑन डिवाइडिंग बाई 4.9, माइनस का 8 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। चलिए इधर लेके आइए, टी स्क्वायर खचाक माइनस का 2t एंड माइनस का 8 बराबर 0, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक है ना, मल्टीप्लाई करके 8 आए और माइनस करके 2 आए, 4 टू जा 8, टी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 टी माइनस 8, ऐसा करते हैं ना सॉल्व, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8, टी स्क्वायर टी 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 कॉमन ले लीजिए, टी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, t माइनस 4, हटाइए इसको, और प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, t माइनस 4, तो t माइनस 4 और t प्लस 2, तो t बराबर 4 आंसर आएगा और t बराबर माइनस 2 आंसर आएगा। ये हो नहीं सकता माइनस 2 टाइम, ठीक है। तो क्या आंसर है, t बराबर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद वो पैकेट नीचे गिरा। कितनी वेलोसिटी से, तो रफ्तार से हम निकाल देंगे। पहली इक्वेशन लगा के देखिए जरा, पहली इक्वेशन लगाइए, v बराबर u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ए से बी तक का पूरा पढ़ रहे हो, हाँ, तो v तो पता नहीं है, वही निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 9.8 अपवर्ड, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन, क्योंकि ऐसा मोशन है इनिशियली ऊपर जा रहा है तो माइनस का 9.8 टी, कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड का लग रहा है। चलिए करते हैं, v बराबर 9.8 और माइनस ये 4 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 32 वहां से लगी 3 4 9 36 37 38 39 39.2। देख रहे हैं आप, वेलोसिटी जो है वो कुछ माइनस में मीटर पर सेकेंड आंसर। माइनस साइन क्या बता रहा है, क्योंकि वेलोसिटी माइनस आई है, असल में वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो माइनस साइन इसीलिए आया है। देखिए आपने इनिशियल वेलोसिटी 9.8 लिया है जो कि पॉजिटिव में है, ठीक है। अगर आप अपवर्ड वाली चीज पॉजिटिव में ले रहे हैं तो डाउनवर्ड वाली चीज माइनस में ही आएगी, ठीक है। ये डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी, जब टकराएगी तो छपाक से टकराएगी तो वो माइनस में ही आंसर
आना भी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ आया होगा। ऐसे ही और भी कई सवाल हैं जो हम लोग कल की क्लासेस में लगाएंगे। तब तक के लिए आप समझिए आज की क्लास को, जो हमने डिस्कशन किया है उसको समझिए। आप अपने फ्रेम से जज कीजिए, ग्राउंड के फ्रेम से जज कराइए, पाथ अपने फ्रेम से नोटिस कीजिए और उनसे पूछिए तुमको कैसा लग रहा है पाथ। और इस चैप्टर में हम ज़्यादातर ग्राउंड फ्रेम से ही चीज़ों को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अच्छे से सवालों को समझिए और कल की क्लास में भी हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और सवालों को रफ्तार में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि डिस्कशन एक जगह हो गया है, अब सवालों की बारी है। 3-4 सवाल हम लोग लगा लेंगे ऐसे ही, जिसमें हर बार मूविंग फ्रेम से कोई चीज़ छोड़ी जा रही होगी और फ्रेम की वेलोसिटी इस बार की तरह उसको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।